तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था? नॉन यूनिफॉर्म रॉड का हम निकाल रहे थे। यूनिफॉर्म रॉड का निकाल लिया था, फिर नॉन यूनिफॉर्म रॉड का निकाला, तो कोई अंतर नहीं होता, वही इंटीग्रेशन करना है। बस यहाँ पे डीएम में जो आप लैम्डा इंटू डीएक्स में लैम्डा की वैल्यू रखते हैं वो गिवन रहती है, उससे इसको पुट कर दो बस। ठीक, अब कुछ आगे चलते हैं। तो देखो, अभी तक आपने जो रॉड पढ़ी उसकी कोई थिकनेस नहीं थी, थिकनेस उसकी नेग्लिजिबल थी, लेकिन यहाँ पे मैंने जो चीज दी है एक तरह से शीट है। क्या है ये? एक शीट जैसा है। यहाँ पे इसकी लेंथ भी है और थिकनेस भी है, राइट? मतलब ये रॉड नहीं है, एक तरह से रेक्टेंगुलर शीट है, आयताकार प्लेट है ये। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट ये घूम रही है और इसके अबाउट हमें आई फाइंड करना है। तो कैसे सोचेंगे ऐसे? तो ध्यान से देखो कि मैं कैसे एलिमेंट ले सकता हूँ इसमें। इसमें इस तरह के एलिमेंट ले सकता हूँ मैं, ऐसे रॉड जैसे एलिमेंट हो जाएंगे, राइट? ऐसी अनंत रॉड इसमें बन जाएंगी। अरे बन जाएंगी क्या? ऐसे ही देखना ये, इसकी थिकनेस बहुत छोटी सी थिकनेस मान लेते हैं इसकी हम, और इसका मास मान लेते हैं डीएम। तो इस एलिमेंट का मास है डीएम, इस एलिमेंट का मास है डीएम। और कैसा एलिमेंट है? रॉड एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? डीएम मास का रॉड एलिमेंट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसे डीएम मास का मैंने रॉड एलिमेंट ले लिया, और इस रॉड की थिकनेस तो नगण्य है, ये देखो ये इतना पतला सा एलिमेंट है, इसकी थिकनेस तो नेग्लिजिबल है। और इसकी लेंथ कितनी हो गई? ए। इस रॉड की लेंथ कितनी हो गई? ए। बोलो हो गई कि नहीं हुई? इसकी रॉड की लेंथ कितनी हो गई? ए हो गई ना? ठीक है। तो क्या इस छोटे से एलिमेंट का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल, इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई बराबर क्या लिखूंगा? जो एक रॉड का होता है, एक रॉड का इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है? एम एल स्क्वायर बाई 3। तो एम यहाँ पे हो गया डीएम, लेंथ हो गई ए, तो ए स्क्वायर बाई 3। ठीक, अब मैं क्या करूंगा? इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो ए स्क्वायर बाई 3 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम बन गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का क्या मतलब है? कि ऐसे अनंत रॉड लोगे, उन सबका टोटल मास, उस सबका टोटल मास इस रेक्टेंगुलर प्लेट का टोटल मास हो गया कैपिटल एम। तो आंसर कितना आ गया? आई इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 3। बोलो आया कि नहीं आया? प्रूव किया ना भाई? तो क्या सीखे इससे हम? इससे हम ये सीखे कि अगर कोई प्लेट होती है तो, और इस तरीके से एक्सिस है, तो केवल लेंथ हमें देखनी होती है। जैसे रॉड की देखते ना, वो लेंथ, थिकनेस से कोई मतलब नहीं होता, थिकनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पर, आंसर वही आता है जो लेंथ होती है। बोलो ये कॉन्सेप्ट बना ले हम, ये ट्रिक मान लो, कॉन्सेप्ट मान लो, जो मानना है मान लो कि भाई अगर आप एक रॉड का भी निकालते जिसकी लेंथ एल है, इस तरीके से एक रॉड का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते, इस एक्सिस के अबाउट आई निकालते, तो कितना लिखते हैं? एम एल स्क्वायर बाई 3 लिखते हैं ना, अभी अभी प्रूफ किया है हमने, राइट? तो वैसे ही जब आप इस तरह की प्लेट्स का निकालोगे तो आप उसमें थिकनेस से मतलब नहीं, थिकनेस किसको बोल रहा हूं मैं और लेंथ किसको बोल रहा हूँ? तो जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसको लेंथ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? तो लेंथ पर निर्भर करता है। जैसे ये वाला सवाल है, इसको करो। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, ये करो। इसमें वही एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, और इस बार मैंने एक्सिस बदल दी है बस। हाँ जी, रेक्टेंगुलर प्लेट है, एक्सिस बदल दी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको दिखाई दे रही है, वही है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो दिखाई दे रही है, यानी कि ये। तो इस रेक्टेंगुलर प्लेट का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस तरीके से घूम रही है, आई कितना आएगा बताइए? निकाल सकते हो एक लाइन में बिना कुछ किए?
कि भाई केवल लेंथ से मतलब है, थिकनेस कितनी है इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पे सीधे आंसर बोल देंगे कि मास है m v²/3। देखा कितना आसान है। अच्छा यही नहीं, मान लो इस तरीके से करना है आपको। इस बार मैंने रेक्टेंगुलर एक प्लेट ली है और उस प्लेट का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। पर एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने इस बार ये वाली ली है ओमेगा, और ये मतलब इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, COM है ये, मतलब इसको बराबर बराबर लेंथ में डिवाइड किया है इसने, इसको a/2 a/2 लेंथ में डिवाइड किया है। ऐसा दे रखा है कि इसको बीच में से डिवाइड कर रही है। समझ गए? तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? इस एक्सिस के आउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सोच के बताओ भाई। अगर एक रॉड होती है यहाँ पे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके आउट कितना आता? लेंथ कितनी होगी यहाँ पे a, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता ma²/12। इसका भी यही आएगा, थिकनेस से कोई मतलब नहीं है, ये कितनी हो गई a, तो ma²/12। समझ गए? और अगर मैं इस तरह से बीच में से उड़ा देता इसे, तो अब कितना आता बताओ? इसका I कितना आता? तो इस केस में लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? लेंथ किसको बोल रहे हैं अपन? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये लेंथ हो गई। ये लेंथ कितनी हो गई इसकी इस बार? b। जीरो कैसे होगा यार? थिकनेस है ना इसकी इतनी सारी। तो आंसर कितना आएगा? mb²/12। अरे भैया रॉड के केस में तो थिकनेस नहीं थी ना, देखो कहाँ है रॉड, रॉड ये रही। ये देखो थिकनेस कितनी है, थिकनेस 0 थिकनेस है इसलिए 0 आया। यहाँ थोड़ा ना थिकनेस 0 है भाई। तो ये कितना आएगा? सॉरी ये रहा, कितना आएगा? mb²/12। भाई फिर तो आपको यहाँ भी 0 बोलना चाहिए था, यहाँ क्यों आपने ये बोला? खैर समझ गए? तो अब रेक्टेंगुलर, अच्छा इसको अगर मैं स्क्वायर कर देता तो, अब स्क्वायर कर देता तो और भी आसान है, ये भी a हो जाता, ये भी a हो जाता, राइट? समझ गए आप? रेक्टेंगुलर प्लेट का निकालना आसान है, रॉड की तरह लेना है, बस रॉड की लेंथ, लेंथ क्या होती है रॉड की बताओ? रॉड की लेंथ अपन जो लेते हैं फॉर्मूले में, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होती है। तो यही एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो लेंथ ये वाली हो गई यहाँ पे b। ठीक, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो परपेंडिकुलर ये लेंथ हो गई यहाँ पे a। बस इतना ध्यान रखना है आपको। समझ गए? कर लोगे आएंगे तब। फिर है ये हॉलो सिलेंडर। तो यहाँ पे हॉलो सिलेंडर है और इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका ये दे रखा है आपको, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन AOR। यहाँ इसके ऊपर घूम रही है और इसके बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फाइंड करना है। तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिख सकता हूँ? तो सोचो जरा कि यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट लूंगा, देखो हॉलो है, सिलेंडर हॉलो है, यानी कि मास सारा का सारा बाहर ही है, पूरा मास है ना, पूरा मास बाहर ही है। ठीक, तो यहाँ पे डीएम 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 ऐसे बहुत सारे मास होंगे, उन सभी का कितना हो जाएगा? DM r², क्योंकि सभी की डिस्टेंस आर 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 होगी, ऐसी बहुत सारी रिंग होगी, होने तो भाई सभी का DM r² हो जाएगा। और टोटल मास m है, तो आपको याद रखना है I कितना हो गया इसका? mr², किसका? हॉलो सिलेंडर का। फिर आता है आपका यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। तो इसमें इसके अबाउट ये ओमेगा से घूम रही है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट आपको I फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए कितना हो जाएगा? ध्यान रहे कि ये क्या है, ये सॉलिड है, अंदर से भरा हुआ है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं? डिस्क मान सकते हैं। एक एलिमेंट इसका क्या मान सकते हैं? डिस्क एलिमेंट ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? किसी छोटी सी पतली सी थिकनेस की एक डिस्क एलिमेंट ले लेते हैं। डिस्क एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? मान लो इसका DM है, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई? R, तो DM r²/2। फिर आप पूरे के लिए आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो r²/2 कॉमन हो जाएगा, DM का इंटीग्रेशन m बन जाएगा, यानी कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? mr²/2। ये याद रखना है। तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट? mr²। ये कौन सी एक्सिस दिखाई दे रही है आपको?
यहाँ पे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हॉलो सिलेंडर कितना लंबा है, इसकी हाइट क्या है, हाइट पे डिपेंड नहीं कर रही है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे सॉलिड सिलेंडर में इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हाइट पे डिपेंड नहीं कर रही है, और किसके बराबर आ रही है, वो डिस्क के बराबर आ रही है। बोलो समझ में आया क्या? भाई यहाँ जो मैंने एलिमेंट लिया, बेसिकली वो एलिमेंट ये वाला एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट क्या हो गया, रिंग एलिमेंट हो गया बेसिकली। इस तरीके से रिंग एलिमेंट हो गया, उस रिंग एलिमेंट को हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे स्क्वायर बन गया। और इसी तरीके से इस वाले में जो एलिमेंट हमने लिया दैट इज क्या हो जाएगा, डिस्क एलिमेंट हो जाएगा। इस तरीके से डिस्क एलिमेंट हो जाएगा ये, और उसको हमने इंटीग्रेट किया तो वो डिस्क डिस्क बन जाएंगी, टोटल बहुत सारी डिस्क बन जाएंगी, तो डिस्क का आ जाएगा mr²/2। याद रहेगा, देखो मैं आपको फिर बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ कि आपको एक्सिस भी साथ में याद रखनी है। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखते हो, अगर आपने ये याद नहीं रखा कि किसके अबाउट है, तो उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद रखने का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो आपको साथ में ये भी याद रखना पड़ेगा कि आप किसके अबाउट उसको याद रख रहे हो, ठीक। फिर हम निकालते हैं यूनिफॉर्म हॉलोस्फीयर का। तो एक हॉलोस्फीयर है, हॉलो, हॉलो मतलब खाली, खाली स्फीयर है, ये तो भर गया, इसको खाली कर देते हैं, ये खाली स्फीयर है और इसका मास है m और रेडियस है r। एक्सिस क्या है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली लाइन। तो यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली लाइन कितनी हो सकती है, अनंत लाइन हो सकती है। कैसे भाई, ये देखो इसका सेंटर ऑफ मास, तो ये वाली लाइन चाहिए, ये वाली लाइन चाहिए, ये वाली लाइन चाहिए, ये वाली लाइन, कैसी भी लाइन हो, सब सारी सिमेट्रिकल लाइन है, राइट। ऊपर भी था, मैंने बोला नहीं, डिस्क ले लो, रिंग ले लो, सभी में ऐसी लाइन जो होंगी वो सब सिमेट्रिकल ही है। अगर सेंटर से पास हो रही है तो किसी के अबाउट भी पूछो सबका सेम ही होगा। खैर, ऊपर हमने रिंग और डिस्क जो ऊपर सॉल्व की थी उसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था वो कैसे निकाला था, ऐसे निकाला था, राइट। इसके अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। लेकिन वो कैसी ऑब्जेक्ट है, 2D थे, इसलिए उसमें परपेंडिकुलर टू द प्लेन बोल दिया। लेकिन ये कैसा है, ये तो 3D ऑब्जेक्ट है ना, तो इसमें परपेंडिकुलर टू द प्लेन का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। बेसिकली इसको फील दिलाने के लिए देखो इसको ऐसा कर देता हूँ थोड़ा, कि ये 3D में है। अब समझ में आ रहा है कि ये 3D है, इसमें परपेंडिकुलर टू प्लेन का कोई मतलब नहीं है। ये बस मैंने आपको फील दिलाने के लिए, ऐसा कुछ रखा नहीं है अंदर, मत समझना कि कुछ रख दिया, बस ऐसे दिखाने के लिए कि भैया 3D है जो आप देख रहे हो, है ना। तो इसमें परपेंडिकुलर टू प्लेन का कोई मतलब नहीं है, इसमें तो सारी चीजें सेम ही है, ये पूरा 3D है ना। खैर, हमें सेंटर से पास होने वाली इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना की कोशिश करनी है। कैसे निकालेंगे बताओ, याद है आपको जब सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था तो वहां पे मैंने इसके डेरिवेशन कराए थे, एलिमेंट लेना सिखाया था, किसी को याद है? मैंने वहां पे एक हेमीस्फेयर लिया था, हेमी हॉलोस्फेयर, और यहाँ पे एलिमेंट लिया था इसका। कैसे लिया था याद है, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिया था, एक रिंग बनी थी, उस रिंग का सेंटर ऑफ मास निकाला था, फिर उसे इंटीग्रेट कर दिया था 0 से लेके π/2 तक। फिर आपने डाउट पूछे थे कि सर यहाँ पे एलिमेंट आपने 0 से π क्यों नहीं लिए, 0 से π/2 क्यों दिए। वैसा ही यहाँ पे हम एलिमेंट लेंगे, तो मैं पूरा करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये आपको करना है। ऐसे थीटा पे जाके मैं उस एलिमेंट आपको लेके दिखा रहा हूँ कि थीटा पे जाके हमने डी थीटा का एलिमेंट ले लिया इस तरीके से, थीटा पे गए, थीटा पे जाके ये पतला सा एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट, ये कितना डी थीटा है ये वाला एंगल, तो ये लेंथ कितनी हो गई आर डी थीटा। इसका एलिमेंट लिया तो ये एलिमेंट क्या बन गई, एक रिंग बन गई पूरे स्फेयर के लिए, क्योंकि स्फेयर एक 3D है ना, 3D ऑब्जेक्ट है, पूरे स्फेयर के लिए रिंग। आप देखना सेंटर ऑफ मास में रिवाइज करना, इसको कराया वहां पे, ठीक। अब इस रिंग का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, इसके अबाउट कितना आ जाएगा, इस रिंग का मास कितना है dm, और इसकी रेडियस आ जाएगी मान लो x, तो dm x², उसको इंटीग्रेट कर देंगे फिर हम यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए। तो इसका जो आई निकल के आएगा, हॉलो स्फीयर के लिए जो आई निकल के आता है दैट इज
2/3 mr²। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है वो कितना आता है, 2/3 mr² इस एक्सिस के अबाउट। ठीक, और ऐसे ही जब हम सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं मान लो ये सॉलिड स्फीयर, मास m, रेडियस r, सेंटर से पास होने वाली लाइन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखेंगे, ये यहाँ पे दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आई, ये ऐसे घूम रहा होगा, ये आता है, कम आएगा नहीं उससे, 2/5 mr² के बराबर। इसमें एलिमेंट कैसे लोगे, इसमें जो एलिमेंट आते हैं वो आते हैं, याद करो सेंटर ऑफ मास में कराया मैंने, एलिमेंट इसमें आते हैं स्फेयर, छोटे छोटे स्फेयर। एक्स पे जाके हम dx, यस, इस तरीके से एक्स पे जाके हमने dx एलिमेंट, dx थिकनेस का, एक्स पे जाके dx थिकनेस का एक हमने स्फेयर लिया, हॉलो स्फेयर। ये जो हमने एलिमेंट लिया है दैट इज हॉलो स्फेयर। इस हॉलो स्फेयर का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इज हॉलो स्फेयर। ठीक, और इसमें इसमें क्या था, ये एलिमेंट रिंग एलिमेंट। इस तरीके से, और ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है इस एक्सिस का, 2/5 mr²। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो हमने उन चीजों का याद रख लिया जो हमें याद रखना है, लेकिन हम ऐसे अब सभी चीजों को याद थोड़ी रख सकते हैं। जैसे मैंने आप एक एग्जांपल दिया था, या फिर यहाँ ही ले लो एग्जांपल, कि हमें इसके एक्सिस का तो पता है क्योंकि ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, बीचों बीच लाइन है ये वाली लाइन जो इसमें से मैंने एक्सिस बनाई है, ये क्या है, बीचों बीच वाली लाइन है। तब तो हमने इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया, कितना आया, ये आया mv²/12। वैसे ये बीच वाइज लाइन है, लेकिन अगर इस लाइन को मैं खिसका दूं यहाँ साइड में ले लूं, तो क्या फिर से इंटीग्रेशन करने थोड़ा ना बैठेंगे, तो कैसे निकालेंगे उनको, तो उनको निकालने के लिए भाई ये तो याद रखने ही पड़ेंगे। अब ये मत सोचना कि इनको याद रखे बिना उससे काम हो जाएगा, नहीं, जो मैंने आपको लिखाए हैं ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, लेकिन अब इनके अलावा इन्हीं में, जैसे इस लाइन के अलावा उसने पूछ लिया भाई यहाँ से ये वाली डिस्टेंस है 3b/4, ये है b/4, बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इस तरीके से रैंडम रैंडम कुछ भी अलग तरीके से बना दिया, तो हम उन्हें इंटीग्रेट नहीं करेंगे, फिर उन्हें डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक, ओके, तो उसके लिए थ्योरम्स होती हैं यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरम्स। तो थ्योरम्स ऑफ एमओआई, एमओआई में 2 थ्योरम है, उनके ऊपर बहुत सवाल आते हैं जेईई मेंस में, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, ये याद करनी है हमको, समझनी ही है। इसमें फर्स्ट है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दूसरी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अभी हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये कहाँ लगती है, कब इसे नहीं लगा सकते, ये सब कैसे इसे लगाते हैं, कैसे इससे रिजल्ट निकालते हैं, ये सब हम देखेंगे। ठीक है।
ओके, तो हम बात करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। तो ये केवल 2D ऑब्जेक्ट के लिए लगेगी, 3D ऑब्जेक्ट के लिए नहीं लगेगी। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं, रिंग के लिए लग जाएगी, डिस्क के लिए लग जाएगी, प्लेट के लिए लग जाएगी, क्योंकि ये सारे 2D हैं। सिलेंडर 3D है, नहीं लगेगी। स्फेयर 3D है, नहीं लगेगी। क्यूब 3D है, नहीं लगेगी। कोई बच्चा पूछ रहा है रॉड के लिए, तो बताओ रॉड के लिए लगेगी कि नहीं लगेगी? रॉड बिल्कुल लग जाएगी, रॉड एक 2D ऑब्जेक्ट है। ठीक, स्फीयर कोई सा भी हो, सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, दोनों के लिए नहीं लगेगी। अब ये होती क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? तो अब देखते हैं कि इसको लगाते कैसे हैं, क्या है ये थ्योरम। ये हम सीख गए कि कहाँ लगती है, कहीं नहीं लगती। तो मान लो मैंने कि ऑब्जेक्ट मान लिया, 2D ऑब्जेक्ट। ये कोई ऑब्जेक्ट है, रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस कैसे हो जाएगी? जेड एक्सिस इज द परपेंडिकुलर टू द एक्स एंड वाई। तो ऐसे बोल देता हूँ, ये जेड एक्सिस एक्स और वाई के परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है ना? प्लेनर लैमिना का मतलब होता है 2D बॉडी, प्लेन। ये हो गई जेड। ओके, तो अब ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम क्या कहती है कि मान लो कि आपको पता है ये जो भी बॉडी है, जो भी ये ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट, एक प्लेट जैसा ये ऑब्जेक्ट है, तो आपको यहाँ पे एक्स के अबाउट इसका, ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसके अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, दैट इज आई एक्स। ये एक्स के अबाउट, इस ऑब्जेक्ट को अगर एक्स के अबाउट में घुमाऊंगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई एक्स, ये पता है हमें। और हमें ये भी पता है कि y के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई वाई। ये आई वाई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। तो ये थ्योरम कहता है कि हम z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं आई एक्स प्लस आई वाई करके। क्या कह रहा है ये थ्योरम? कि हम z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं आई एक्स प्लस आई वाई करके। आई एक्स का मतलब क्या है? x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। y का मतलब क्या है? y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और z का मतलब क्या है? z के अबाउट मोमेंट ऑफ, z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस तरीके से। लेकिन अब यहाँ पे x और y इनका क्या मतलब है, ध्यान से देखना, थोड़ा गौर करना कि x और y वो एक्सिस है जो इस ऑब्जेक्ट की प्लेन में है। समझ में आई बात? x और y वो एक्सिस हैं जो इस ऑब्जेक्ट की प्लेन में है। ये ऑब्जेक्ट किस प्लेन में पड़ा हुआ है? ये ऑब्जेक्ट x और y प्लेन में पड़ा हुआ है। तो हमको x और y हमेशा किस प्लेन में माननी है? x एक्सिस और y एक्सिस को हम इस ऑब्जेक्ट की प्लेन में लेंगे। मतलब जिन दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम सम करने वाले हैं, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस प्लेन में होनी चाहिए जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट है। ऑब्वियस परपेंडिकुलर तो होंगे ही। ठीक, तो जिस एक्सिस के अबाउट ये जो आई जेड है, ये क्या है फिर? आई जेड एक्स और वाई के परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस है ये फिर इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर हो गई, क्योंकि एक्स और वाई इस प्लेन में है। तो ये बात इसमें ध्यान रखनी है। क्या, मैं लिख देता हूं इसको, कि यहाँ पे जो आई एक्स और आई वाई है, यहाँ आई एक्स और आई वाई है, वो ठीक है, ये आई एक्स और आई वाई क्या है? सम ऑफ मोमेंटम इनर्शिया ऑफ एक्सिस इन द प्लेन ऑफ बॉडी। आई एक्स प्लस आई वाई का मतलब है सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस in the plane of body। ठीक है, और ये आई जेड क्या है? ये आई जेड क्या है?
MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, ये समझ में आई बात। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखूंगा इसके। इसका हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान डेरिवेशन है, डेरिवेशन हम करा देंगे, लेकिन अभी हमें जरूरी है कि इसको लगाते कैसे, इसको अप्लाई कैसे करेंगे और इससे आंसर कैसे निकालेंगे वो सीख लो, वो ज्यादा जरूरी है। डेरिवेशन करा देंगे, डेरिवेशन तो बहुत छोटा सा, एक लाइन का डेरिवेशन, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक। बट इसको लगाते कैसे हैं, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, वो सब आपको सीखना है। तो मैं इस पे क्यों जोर दे रहा हूँ कि ये जो दो आप जोड़ते हो वो ऐसा नहीं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलाउंग है। ये मत मानना कि एक्स और वाई हमने चेंज कर ली, मान लो नाम चेंज कर देते इसका, मान लो इस एक्स की जगह नाम रख देते वाई और इस वाई की जगह नाम रख देते जेड और इस जेड की जगह नाम रख देते एक्स, तो अब क्या लिखते हैं इसको बताना। क्या अभी भी एक्स प्लस वाई करते क्या आप? क्या अभी भी ये लिखते कि आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड? नहीं, ये गलत हो जाता। अगर मैं एक्सिस के नाम चेंज कर दूं तो ये नाम पे नहीं जाना है आपको, ये गलत हो जाता है। यहाँ पे नाम पे नहीं जाना है आपको, किस पे जाना है? आपको प्लेन पे जाना है कि जो ये बॉडी है ये किस प्लेन में आ गया, जेड और वाई प्लेन में आ गया। तो आपको इन दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको जोड़ना पड़ेगा। वो क्या देगा? एक्स के अबाउट देगा। आई बात समझ में? ये समझने वाली चीज है इसमें। अच्छा, एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, इसलिए इस थ्योरम का नाम क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, राइट। तो कुछ बातें मैं लिख देता हूँ, आपको रिवीजन के टाइम काम आएगी। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं इसके बारे में, कैसे लगाते हैं हम इसे। तो हम कोई भी तीन एक्सिस मान सकते हैं जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, ठीक। ओके, तो यहाँ पे हम तीन एक्सिस मान सकते हैं कहीं से भी, पर वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और जिनमें से दो एक्सिस आर इन द प्लेन ऑफ बॉडी। दो एक्सिस जो हैं वो जो बॉडी का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके प्लेन में होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो तीसरी एक्सिस है शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी, राइट। तो दो एक्सिस तो प्लेन में हो गई, उन दोनों का जो सम होता है वो तीसरी एक्सिस जो कि उसके परपेंडिकुलर होती है उसके बराबर होता है। और ऑल द थ्री एक्सिस शुड बी पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट। अच्छा, कॉमन पॉइंट सेंटर ऑफ मास हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसलिए लिख दिया क्योंकि बाद में कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि क्या ये कॉमन पॉइंट सेंटर ऑफ मास हो। यहाँ पे देखो डायग्राम में लगभग मैंने ऐसा बना दिया, ऐसा लग रहा है जैसे तो ये सेंटर ऑफ मास हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तभी तो मैंने एक रैंडम ऑब्जेक्ट लिया है, कहाँ क्या कहाँ होगा इसका सेंटर ऑफ मास हमें क्या पता, ठीक। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं और ये आपकी थ्योरम है। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट है इसमें? सबसे पहले तो कहाँ लगती है ये? ओनली 2D ऑब्जेक्ट में लगेगी। अब देखो ना, हम बोल रहे हैं कि जो दो एक्सिस हैं वो ऑब्जेक्ट के प्लेन में होनी चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के प्लेन में तभी तो हो सकती है जब वो 2D ऑब्जेक्ट है। अगर वो 3D ऑब्जेक्ट हुआ तो हम ये बात कैसे बोलेंगे, क्योंकि वो तो 3D है ना, उसका कोई प्लेन है ही नहीं, वो तो सभी प्लेन में है। अरे बात समझ में आई? सीख गए? देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्या है? एक डिस्क है, मास m रेडियस r की। तो लिख देता हूँ, मास m रेडियस r की एक डिस्क है। हमने डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद किया है, लेकिन वो फॉर्मूला जिस एक्सिस के अबाउट है वो एक्सिस है प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से जाने वाली। लेकिन यहाँ पे जो जिस एक्सिस के अबाउट मैंने आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है वो है ये डायमीट्रिकल एक्सिस, ये डायमीटर से पास होने वाली एक्सिस। तो आपको इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। बताओ क्या होना चाहिए, कैसे करोगे? अंतर समझ में आया? किसी किसी को ये mr²/2 तो नहीं लग रहा इसका आंसर कि हाँ सर कराया है आपने, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। तो इसका आंसर क्या होगा? mr²/2 होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सिस अलग कर दी ना यार। तो कैसे करें अब?
अब सवाल उठता है कि चलो ठीक है, mr²/2 तो नहीं होगा, ये बात हम समझ गए, ये भी बहुत जरूरी बात है, वरना गलती उसमें भी हो जाती है, हम चिपका जाते हैं डायरेक्ट, हम एक्सिस का ध्यान नहीं रखते हैं। तो एक्सिस इज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सिस एक्सिस चेंज कर दिया, आंसर बदल जाएगा, बदल ही गया ना। देखो तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखो भाई सॉल्व कैसे करें, तो उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी पहले, कि हमसे किस एक्सिस के अबाउट पूछा है। हमसे पूछा है ये वाली एक्सिस के अबाउट, ये इस वाली एक्सिस के अबाउट हमसे पूछा है, राइट। इस एक्सिस के अबाउट मान लो आई है, ये सेंटर से जाने वाली है। तो आप देखना जरा, इस रिंग को अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं, देखना जरा, इस रिंग को ऐसे घुमा रहा हूं, एक बार देख लो फिर बताता हूँ क्यों घुमा रहा हूँ। इस रिंग को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, सॉरी डिस्क को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, दिख रही है आपको घूमती हुई डिस्क, दिख रही है क्या? तो इससे क्या सीखे, इससे हम ये सीखे कि अरे अगर मैं कोई लाइन इस तरह से खींच दूं इसमें से, जो सेंटर में से पास हो रही है, तो इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही होगा। कौन कौन इस बात से सहमत है कि हाँ सर सही बोले? क्योंकि सोचो, अगर मैं इसको मिटाई दूं तो एक तरीके से ये हो गया ना कि मैंने डिस्क को घुमा दिया यार। अभी जब ये इसके अबाउट मैंने निकालना था और इसको मैंने सेलेक्ट करके ऐसे घुमा दिया, तो ये बन गया था ना, मतलब वही तो लाइन है एक तरीके से। इसको मैं सिमेट्रिकल बोल सकता हूँ? बोलो, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? अगर ये बात आप समझ गए तो आंसर भी फिर आपकी आंखों के सामने है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होगा जो हमसे पूछा है, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट भी होगा? कैसे? सिमेट्री से। इस लाइन को इस ऑब्जेक्ट के साथ ऐसे घुमा दूं तो ये वाली लाइन तो बन जाएगी, मतलब जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि जो मास की पोजीशन है, वो मास mr² ऐसे करेंगे ना, तो हाँ भाई ठीक है। अगर इस लाइन के अबाउट जैसे मास डिवाइडेड है आधे इधर आधे इधर, वैसे ही इस लाइन के अबाउट डिवाइडेड है आधे इधर आधे इधर, और जो भी डिस्टेंस होगी सेम सी होगी, सेम ही होगी। समझ गए? बोलो, ये बात समझ गए क्या? अच्छा, अब मुझे जरा बता दो कि क्या सेंटर से पास होने वाली एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्या इसके अबाउट, ये जो मैंने हरे कलर से क्रॉस बनाया है, क्या इसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो क्या? ये जो मैंने हरे कलर से क्रॉस बनाया है, इसके अबाउट आप क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो क्या? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो क्या? हाँ, कितना? mr²/2। भाई यही तो हमने सीखा था जब डिस्क के लिए हमने पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज mr²/2। तो ये आई क्रॉस के अबाउट में जानता हूं भाई, इसके अबाउट में लिख देता हूं आई क्रॉस, ठीक है। और अभी अभी मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ी है। डिस्क में मैं थ्योरम लगा सकता हूँ कि डिस्क एक 2D ऑब्जेक्ट है, कि अगर इसके प्लेन में से जाने वाली दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसका सम इनके परपेंडिकुलर एक्सिस के बराबर होगा। मतलब मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ आई एक्स। आपको समझाने के लिए नाम दे रहा हूँ, आगे से ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये आई क्रॉस को मैं नाम दे देता हूँ आई जेड। तो क्या मैं यहाँ पे थ्योरम लिख सकता हूँ क्या कि आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई? क्या ये उन चीज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है क्या ये लाइन? बिल्कुल कर रही है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दो प्लेन में हैं, उनका सम इसके बराबर होना चाहिए, राइट। तो ठीक है भाई, आई जेड कितनी है? आई क्रॉस आई एक्स कितना है? आई प्लस आई क्रॉस कितना है? mr²/2। ये कितना हो गया? 2i। तो आई निकालना था हमें, और आई की वैल्यू कितनी आ गई? mr²/4। ये आंसर हो गया। देखा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हमने बिना इंटीग्रेशन के डिस्क के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अरे कर लिया ना भाई, सीख गए। चलो एक और करके दिखाओ, किसी को डाउट है तो पूछ ले।
डाउट नहीं रहना चाहिए। मान लो कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, पढ़ी थी अभी रेक्टेंगुलर प्लेट हमने। हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, ये सेंटर है इसका, तो सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, ये हमें आई निकालना है। क्या निकाल पाओगे? देखते हैं कौन कौन कर पाता है। और लेंथ हमें दे रखी है, इसकी लेंथ बी और इसकी लेंथ ए। तो जो सिखाया है उसका यूज करो और आई निकालो। फाइंड आई। मास एम दे रखा है इसका, समझ तो जाओगे ना बाद में जब रिवाइज करोगे किसके अबाउट पूछा है। देखो यहाँ पे इसको आई, तो इसके अबाउट पूछा है, ये है ना। करिए, कैसे करें बताओ। अभी देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम किसके अंदर सवाल कर रहे हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अंदर कर रहे हैं सवाल, तो उसी से होगा। बट बाद में जब मिक्स आएंगे तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि क्या लगाएं इसमें, तो उसी तरीके से सोचो। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करते हैं, देखो सोचते हैं थोड़ा। बहुत ही आसान होता है करना, है ना, एक बार समझ में आ जाए। तो भाई ये है डिस्क, है ना, सॉरी रेक्टेंगुलर प्लेट है ये। लेंथ ए और बी हमें दे ही रखी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें किसके अबाउट निकालना है? इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट निकालना है। कौन सी एक्सिस के अबाउट? इस वाली एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करें, इंटीग्रेशन करें क्या? अब आपको खुद से सोचना पड़ेगा, क्या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि थ्योरम से काम हो जाएगा? तो थ्योरम से काम हो जाएगा कैसे? आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए कि सर ने इसके अबाउट हमें लिखाया था, भाई सेंटर है ना ये, तो सेंटर से पास होने वाली लाइन के अबाउट, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखवाया था सर ने, इसके अबाउट भी पता है, तो इन दोनों के अबाउट पता है, जोड़ देंगे तो इसके अबाउट आ जाएगा। अरे बहुत बढ़िया हो गया ये तो ये सेंटर से पास होने वाली लाइन है, इसके अबाउट हमें पता है, इसके अबाउट हमें पता है भैया, लिखवाया है ना, आज ही लिख पड़ा है। तो इसके अबाउट हमें पता है, मान लो I1 है, और सेंटर से पास होने वाली लाइन इसके अबाउट भी हमें पता है, मान लो I2 है। तो हमें निकालना क्या है? इन दोनों के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है। इसको आई जेड बोल दो, कुछ भी जो नाम रखना चाहो रख दो भैया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई जेड रख दो, आई रहने दो नहीं तो, है। तो क्या आ जाएगा, एक थ्योरम हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि आई बराबर I1 प्लस I2, क्या सेटिस्फाई कर रहा है सारी चीजों को? हाँ, रेक्टेंगुलर है मतलब 2D है, परपेंडिकुलर थ्योरम है, ठीक है भाई, सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं। अब I1 I2 बता देगा तो बस काम हो जाएगा। तो I1 कितना होगा बताओ? तो ये वाली लेंथ है A, कौन सी? ये वाली लेंथ पूरी, और ये वाली लेंथ है B पूरी। तो जब हम I1 लिखेंगे तो केवल किस पे ध्यान देंगे भाई? इसके परपेंडिकुलर लेंथ को लेंथ कहते हैं, हम L लिखते हैं उसको, तो बीच वाली लाइन है ना ये, सेंटर मास से पास होने वाली, तो कितना ml² by 12, तो कितना हो जाएगा ये ma²/12। और I2 कितना हो जाएगा? I2 है इसके अबाउट, तो इसके परपेंडिकुलर जो लेंथ है दैट इज लेंथ B, ये हो जाएगा mb²/12। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो I1 कितना हो गया, ma² by 12 प्लस, तो आंसर कितना आ गया, I बराबर
और अगर ये स्क्वायर प्लेट होती तो रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर होती तो ए बराबर बी हो जाता, ए बराबर बी कर देते हैं यहाँ पे। समझ गए, आ गया आंसर, सिंपल है ना। बताओ सिंपल है कि नहीं है। भाई यहाँ पे अगर मैं ए बराबर बी कर देता, बताओ अगर मैं इसको स्क्वायर प्लेट ले लेता, अगर मैं इसको स्क्वायर प्लेट लिख देता है तो कंफ्यूज हो जाते क्या आप। मैं लिख देता ए बराबर बी बराबर कुछ नया नाम दे दो, ए बराबर बी बराबर ए ही दे दो, मतलब ए और बी बराबर हैं। तो अब आप क्या लिखते हैं आंसर, आई बराबर, चेंज क्या करते हैं बताओ, कंफ्यूज हो जाते कि सॉल्व कर देते। ये लिखते ना, एम स्क्वायर बाई 6, बोलो कर देते। चलिए फिर आज हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके।